मम्मी से आया, ममा से आया मैमल। यानी अब ममा एग को बर्थ नहीं दे रही है, किसको बर्थ दे रही है? बच्चों को। मेमोरी ग्लैंड है उसके पास। वी एंटर इनटू द एज ऑफ मैमल्स। और इस एज ऑफ मैमल्स में, इधर आ जाओ, इस एज ऑफ मैमल्स के सीनोजोइक एरा के क्वाटरनरी पीरियड में पहली बार होमोनीड आया, यानी हमारा एंसेस्टर, हमारी तरह दिखने वाला, हमारी तरह रहने वाला। और ये आया कैसे? बहुत तरह के होमिनीड्स रहे हैं। होमिनीड्स मतलब उनसे जिनसे होमोसेपियंस का इवोल्यूशन हुआ है। हमारी तरह लोग नहीं थे, वो चिंपैंजी जैसे थे। लोगों ने पूछा चिंपैंजी, बोनोबोज, ओरांगुटान, रीसस मंकी, ये हमारे पूर्वज रहे हैं। बात ये है, हमारे पूर्वज नहीं रहे हैं ये। सुनो, चिंपैंजी की मदर और हमारी मदर एक नहीं थी। चिंपैंजी हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव है, यानी एक ग्रैंडफादर और उसके दो लड़के, एक आपके फादर, एक चचा। जो चाचा जी हैं वो है चिंपैंजी, चाचा जी की फैमिली है तुम्हारी। यानी हम दोनों का कॉमन एंसेस्टर रहा है। कुछ का इवोल्यूशन ग्रासलैंड में हो जाएगा, कुछ का इवोल्यूशन जंगल में हो जाएगा। तो ग्रासलैंड में जो जिनका इवोल्यूशन होगा वो 4 पैडल यानी 4 खुरों से चलने की बजाय बाई पैडल हो जाएंगे धीरे धीरे। वो इसलिए हो जाएंगे जब आप ग्रासलैंड में, यानी जब आप ग्रासलैंड में जब आप घासों में चलते हैं तो मुंह पे घास लग रही है, और घास जब लग रही है तो 4 पैडल चल ही नहीं सकते हो। एक जगह से जब फल तोड़ के दूसरे पेड़ पे जाना है आपको, तो फलों को हाथ में लेना है, और वो हाथ के लिए आप 4 पैडल होगे तो कैसे उन फलों को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे? तो उस 4 पैडल की जगह आप बाई पैडल हुए। अब ये सब देखेंगे, डोंट वरी, फ्रॉम 4 पैडल टू बाई पैडल। और चिंपैंजी 4 पैडल ही रह गया। करता तो है बाई पैडलिज्म, लेकिन बाई पैडल है नहीं। 2 खुरों पे खड़ा तो हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं रह सकता। तो हमारा और चिंपैंजी का कॉमन एंसेस्टर है। उन एंसेस्टर की कहानी पढ़ते हैं, दे आर नोन एज इवोल्यूशन ऑफ होमिनीड। पहले हम इवोल्यूशन देखें होमिनीड का, उसके बाद हम आएंगे होमो स्पीसीज पर। होमो की भी बहुत सारी प्रजाति रही है। तो आप कहेंगे होमोनीड एंड होमोज में क्या फर्क है? तो मैं कहूंगा होमोनीड वो लोग हैं, वो एंसेस्टर हैं जो जानवरों से हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। होमो वो प्रजाति है जिससे हमारा इवोल्यूशन हो गया है। यानी चिंपैंजी और हम में डिफरेंशिएशन किसी होमोनीड ने करा होगा। मान लो वो उसका नाम ऑस्ट्रोपिथेकस था, वो ऑस्ट्रोपिथेकस होमोनीड है, होमो नहीं है। यानी जानवर से हमें अलग करता था, हमारी तरह नहीं था। हां जी, तो एंसेस्ट्री की बात करते हैं हम। तो मैंने आपको बताया कि होमोनीड कब से आना चालू हुए? क्वाटरनरी पीरियड से, द एज ऑफ मैमल्स। और क्वाटरनरी पीरियड को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू 2 पार्ट, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। अच्छा, ये जितना भी अभी तक हम ये देख रहे हैं क्लासिफिकेशन पीरियड एंड इओन का, ये ऑन द बेसिस ऑफ रॉक्स किया गया है। इसे जियोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जितनी रॉक्स नीचे रहेंगी उतनी पुरानी होगी, जितना पत्थर ऊपर का होगा उतना नया होगा। इसे सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहते हैं। इसी रॉक्स के बेसिस पे ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। समझ में आई बात? तो आप अगर देखें तो
तो क्वाटर्नरी पीरियड के दो इपोक कौन कौन से, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। प्लिस्टोसीन में यानी आज से 15 लाख साल पहले हमारे कॉमन एंसेस्टर आने लगे, मैमल्स आने लगे। और ये होलोसीन वो इपोक है जब आदमी इस दुनिया को कंट्रोल करना चालू कर देगा। वो कैसे करेगा बाद में देखेंगे। कुल मिलाकर इधर आओ, क्वाटर्नरी पीरियड का लिखते चलो आगे, चाहे बनाते चलते हैं। सीनोजोइक का क्वाटर्नरी पीरियड, और क्वाटर्नरी पीरियड के दो पीरियड, एक पुराना जिसे कहा गया प्लिस्टोसीन यानी आइस एज, यहां पर आइसिस थी, हिम युग था। ये आइस एज क्या होती है, जब पोलर एरिया से इक्वेटर तक आइस शिफ्ट होती है तो उसे आइस एज कहते हैं। और नेक्स्ट इज होलोसीन, यानी जब अर्थ की वार्मिंग स्टार्ट हुई उसे होलोसीन कहते हैं। दिस इज आइस एज, दिस इज ग्लोबल वार्मिंग पीरियड। एक सेकंड होल्ड रखो। चलो तो मैं आपसे बता रहा था क्वाटर्नरी, सीनोजोइक का क्वाटर्नरी पीरियड, और क्वाटर्नरी पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। प्लिस्टोसीन मतलब आइस एज, 4 आइस एज रही हैं जब पोलर एरिया से इक्वेटर तक यानी ऊपर से नीचे तक आइस एज आइसिस रही हैं। जैसे आपने ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए सुना है, वो ग्रेट लेक्स कब बनी है, वो आइस एज का पानी है। जब आइस सीट मेल्ट हुई, आइस मेल्ट हुआ तो अपने पीछे बड़े बड़े झरने और बड़े बड़े क्या छोड़ गया, लेक्स छोड़ गया। ये खत्म हुई आज से 12,000 साल पहले और ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हुई, यानी धरती का गर्म होना, इसे होलोसीन कहते हैं। मैं आपको बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग और आइस एज दोनों अर्थ का पार्ट रही हैं, ठीक है। आदमी की एग्जिस्टेंस कब आई, यानी हमारे जैसे देखने वाले एंसेस्टर एग्जिस्टेंस में कब आए, प्लिस्टोसीन में। चलें आगे। अब प्लिस्टोसीन की बात करते हैं तो डिफरेंट तरह के ह्यूमंस आए। कौन से, तो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पुराना जो हम इवोल्यूशन का डेटा देखते हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं, दे आर नोन एज सिवापिथेकस, रामापिथेकस। ये एक तरह की होमोनीड थी। क्या थी, होमोनीड, जो हमें देखने को मिलती है। रामापिथेकस, सिवापिथेकस, ब्रह्मोपिथेकस। सिवापिथेकस ये नेपाल और इंडिया में मिला है। इवन हिमाचल प्रदेश का एक जगह है बिलासपुर,
वहां इसके इसके रेमिनेंट मिले हैं, हड्डियां मिली हैं। आपको ये पता होगा कोलर बोन, फीमर और टीथ, ये बहुत देर में डिकम्पोज होते हैं। प्रोटेक्टेड रहा है ना, जब खुदाई हुई तो खुदाई में ये मिला। तो सिवा पिथेकस आपको कहां मिल रहा है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। रामा पिथेकस आपको शिवालिक रेंज जो है ना, जैसे सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है, फिर शिवालिक्स है। तो शिवालिक्स की पहाड़ियां अगर देखेंगे तो हमें वहां पर रामा पिथेकस मिला है। अब कहेंगे शिवा पिथेकस और रामा पिथेकस में क्या है? नाम एक ही है, बस अलग अलग जगह मिला है, इसलिए नाम अलग रखा है। ये एप किसकी प्रजातियां हैं? एप्स की, बंदरों की। लेकिन ये बंदरों की प्रजातियां हैं, तो हम अपने एंसेस्टर में क्यों पढ़ रहे हैं इसे? इसलिए पढ़ रहे हैं कि एप्स से डिफरेंट थे। इनके दांत एप्स की तरह नहीं दिखते, इनका चेहरा प्रोट्रूडिंग नहीं है, फ्लैट है। लेकिन ये 4 पैडल है, 4 खुरों पे चल रहे हैं। तो चेहरे के बेसिस पे, दांतों के बेसिस पे हाथ भी इनके 90 डिग्री पे बन जाते थे। रामापिथेकस इवन ये नेपाल में, नेपाल के बॉर्डर पे मिला है, इसलिए नेपाल में अगर आप देखेंगे, अभी कुछ दिनों पहले पोस्टल स्टाम्प निकाला नेपाल ने, और नेपाल ने रामापिथेकस का पोस्टल स्टाम्प निकाला है। दिखा देते हैं, वरना कहो कि विश्वास नहीं हो आपको। अरे यार, किस्मत ही खराब है। मर मर के क्यों चल रहा है? फाइव जी कनेक्ट करो ना, दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट। देखो, सी हियर, पोस्टल स्टाम्प ऑफ नेपाल, रामापिथेकस शिवेनलेंसिस, आप नेपाल बॉर्डर पे मिला है। उसने कहा दुनिया को एंसेस्ट्री, यानी हमारे परदादा जी के परदादा जी, नमस्ते करो बेशर्मो, बैठे हो यहां पर, जय करो। अभी कुछ दिनों पहले पितृपक्ष भी चला था, फोटो रख लेना इनके घरों में। तो नेपाल ने कहा दुनिया को एंसेस्ट्री हमने दी है। हमने कहा नहीं, हमारे पास भी है। हम शिवा पिथेकस बिलासपुर, ब्रह्मोपिथेकस, ये भी हमें इस बेल्ट में मिला है, तराई बेल्ट में, जो शिवालिक की रेंज है। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स। तो दी आर एर्लिएस्ट एप जो हमारी एंसेस्ट्री में आते थे, हमारी तरह कुछ दिखते थे। चेहरा जो था वो नॉन प्रोट्रूडिंग था, आगे नहीं निकला था, ऐसे चपटा था। हाँ, इतना लिटला नहीं है, जैसे चिंपैंजी के कंपैरिजन में, एप के कंपैरिजन में तो कम है, वो हम कह रहे हैं। कंपैरिजन करके देखा जाता है। तो दैट इज रामापिथेकस। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, लोगों ने कहा इसे हमें कॉमन एंसेस्ट्री नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेट एप्स की कैटेगरी में ज्यादा आता है। वो अलग बात है कि हमारे जीन में बोनोबोस के जीन भी है। बोनोबोस एक बंदर होता है, सुना होगा। बोनोबोस बड़ा चालाक होता है। अफ्रीका के जंगलों में देखोगे तो इतना चालाक कोई बंदर की प्रजाति नहीं है। धोखा देना जानता है आदमी की तरह। जैसे एक कहानी सुना, नाबीब के जंगलों में बोनोबोस कितना तेज है। क्या होता था, पहले जो शेरनी होती थी, इसका शिकार करने आती थी बोनोबोस का। तो बोनोबोस कितना तेज था कि ये ना तेज तेज चिल्लाता था। जैसे अपने आप कम्युनिकेट करते हैं, हम भी तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसे ये भी कम्युनिकेट करता था। तो दूर तेज से चिल्लाता था, जैसे कि सारी बोनोबोस की प्रजाति सतर्क हो जाए।
लेकिन शेरनी आती थी, बोनोबोस का शिकार कर लेती थी, फिर भी कोई ना कोई बोनोबोस तो पीछे छूट ही जाएगा, बच्चे ज्यादा पीछे छूट जाते थे। अब इसने शेरनी से दोस्ती कर ली, कितना तेज है। अब क्या करता है, देखो देखो कितना सिम्बायोटिक रिलेशन इन द नेचर, म्यूचुअलिज्म। अब शेरनी जब आती है शिकार करने तो चुप हो जाता है, कहता मुझे तो कुछ जानता ही नहीं, पता ही नहीं, सीधा बन जाता है। बाकी के जानवर जो लेक के पास पानी पीने आते हैं, उन्हें आभास नहीं होता कि शेरनी आ भी रही है कि नहीं आती है। उन्हें पहले वाली मेमोरी याद है कि बोनोबोस क्या करेगा, सतर्क करेगा। शेरनी आती है, शिकार कर ले जाती है, बोनोबोस को छोड़ देती है। सिम्बायोटिक रिलेशन, इतना धोखेबाज है। जीन है ना हमारे में, अय्यार, चालाक, तेज तर्रार, बोनोबोस। तो ये ग्रेट एप की कैटेगरी है। फर्दर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लिखते चलो इवोल्यूशन में, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, लिख लो रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ब्रह्मोपिथेकस। नेक्स्ट एंसेस्ट्री ड्रायोपिथेकस, ये सबसे अर्लीस्ट है, एप की कैटेगरी है, ये एर्लियर एंसेस्टर है। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है ड्रायोपिथेकस, जो एशिया और यूरोप के जंगलों में मिला है, ड्रायोपिथेकस। हमारी अगर जाएंगे तो इवन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसका वो भी लगा रखा था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ड्रायोपिथेकस का चेहरा लगा रखा था। ठीक है, ड्रायोपिथेकस देख लेना, रखा करो, फोटो लगा लो कमरे में, ठीक है, कि ये पूर्वज रहे हैं, पूजा करा करो, जरूरी है। हाँ जी, ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस नेक्स्ट एंसेस्ट्री आती है हमारी। ये बानरों और मनुष्य के दोनों का प्रारंभिक पूर्वज है। और हम जब कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि चिंपैंजी और हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है, एक चिंपैंजी की कैटेगरी लिख ली, एक हमारी लिख ली, वो सो ऑब्वियस है। अगर हम चिंपैंजी से निकलते तो आज का चिंपैंजी क्यों नहीं मनुष्य बन जाता है, होमोसेपियंस बन जाता है? ऐसा नहीं है, हम दोनों का इवोल्यूशन अलग अलग हुआ है। वो कॉमन इवोल्यूशन ड्रायोपिथेकस से हुआ होगा। आज ये एंथ्रोपोलॉजी में प्रूव्ड फैक्ट है, ये पूर्वज रहे हैं, ये हमारा प्रारंभिक पूर्वज रहा है जिससे लीनिएज टूटा है। चिंपैंजी इधर निकल गए, हम इधर निकल गए, ड्रायोपिथेकस। आगे चले, नेक्स्ट साहेल, सहारा का डेजर्ट सुना है अफ्रीका में, उसके नीचे साहेल का रीजन पड़ता है जिसे चैड का एरिया है, चैड। तो वहां चैड लेक, चैड के आसपास हमें एक और हमारा पूर्वज मिला है जो ड्रायोपिथेकस से आगे की इवोल्यूशनरी कैटेगरी है, जिसका नाम है साहेल पिथेकस। आज से 70 लाख साल पहले क्या मिला है? आज से 70 लाख पहले। और यहां पर इस साहेल पिथेकस को आप देखेंगे म्यूजियम में रख रखा है, और म्यूजियम में जो चैड है ना, चैड कंट्री, वहां मिला था ये। तो चैड में इसे तोमाई भी कहते हैं, तोमाई। तोमाई का बड़ा खूबसूरत नाम, मतलब है होप ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आशा। ही साहेल पिथेकस, इसलिए साहेल पिथेकस चैड में मिला है, तो इसलिए साहेल पिथेकस चैडेंसिस भी कहते हैं इसे। चैडेंसिस चैड कंट्री से आता है, नाम है चैड है ना एक कंट्री, उससे चैडेंसिस। दिस इज अनदर इवोल्यूशन। 2 बार क्वेश्चन, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे हैं। 2023 में भी यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है इवोल्यूशन से। कोई पढ़ाता तो है नहीं, कभी सुना है पढ़ाते हुए लोगों को? क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लो। नेक्स्ट साहेल पिथेकस के बाद आर्दी पिथेकस, ये 4.4 यानी आज से वो 70 लाख साल पहले था, ये 40 लाख साल पहले। ये हमें इथोपिया से मिला है, आर्दी पिथेकस। इसमें क्या ऐसी अलग बात थी जो पहले के पूर्वज से हमारी डिफरेंट है? ये कभी कभी बाइपेडलिज्म शो करता है,
और बाइपेडलिज्म क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इथोपिया के जंगलों में मिल रहा है, वो जंगल जो सवाना है, जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। तो घास के मैदान में एक जगह से फल लेकर दूसरी जगह दूसरे पेड़ पे जाना उसे, और अगर 4 पैडल होगा तो मुंह पे घासें मारेंगी दबा के थप्पड़, उस थप्पड़ से बचने के लिए द इवोल्यूशन। तो पहली बार हमने आर्डिपिथेकस में क्या देखने को मिल रहा है? बाइपेडलिज्म, जिसे हिंदी में द्वित्पादिता परिवर्तन भी कहते हैं। हिंदी देखते रहना, लिखते चलना। आगे ऐसा नहीं दिखता था, ये तो इमेज ऐसी डाल दी है, कॉपीराइट ना हो। नेक्स्ट एंसेस्ट्री हमारी ऑस्ट्रोपिथेकस, सबसे ज्यादा मिलने वाला हमारा होमोनीड। होमोसेपियन की बात नहीं कर रहे हैं, होमोस की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। होमोस पे तो आए ही नहीं है, यानी वो प्रजाति जिससे हमारा इवोल्यूशन हुआ उससे नहीं आए हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं जो हमें इन जानवरों से अलग बना रही है धीरे धीरे, उनकी बात कर रहे हैं हम, होमिनिड्स की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज ऑस्ट्रोपिथेकस। सबसे ज्यादा जीवाश्म यानी फॉसिल्स ऑस्ट्रोपिथेकस के मिले हैं। लिखते चलो। एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि लूसी एक बहुत फेमस, एक आप देखेंगे एक बहुत फेमस म्यूजियम में एक स्कल रखा हुआ है, उसे प्रोटेक्ट किया गया, नाम उसका लूसी है। और एसएससी ये क्वेश्चन पूछता है विच इज द ओल्डेस्ट प्रिजर्व फॉसिल्स। यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है कि किस स्कल को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है, तो नाम क्या है उसका? अरे लूसी, तो उस स्कल का नाम दे दिया लोगों ने लूसी। स्कल किसका है? ऑस्ट्रोपिथेकस का। आज से 30 लाख साल पहले दिस इज ऑस्ट्रोपिथेकस। इसमें कौन सी एबिलिटी देखी हमने? बाइपेडलिज्म विद ट्री क्लाइंबिंग एक्टिविटी, कि ट्री भी क्लाइंब करता है और बाइपेडलिज्म भी है। वो तो सही बात है कि हमारे जो ये हाथ बनाए गए हैं ना, ये आर्बोरियलनेस के लिए है, यानी एक जगह से हम दूसरी जगह जा सके। ये तो बाइपेडलिज्म बाद में आया है। इसलिए देखो, बुढ़ापा आते आते घुटनों में दर्द हो ही जाता है, ऑपरेशन कराना ही पड़ता है, क्योंकि वी आर नॉट मेड एज ए बाइपेडल। वो तो इवोल्यूशन में ये हुआ कि धीरे धीरे हम बाइपेडलिज्म कर सकते थे, इसलिए हम बाइपेडलिज्म हो गए। लेकिन बाइपेडलिज्म नॉर्मल, मतलब बाइपेडलिज्म हमेशा के लिए नहीं था। ये हमारे हाथ बनाए गए थे आर्बोरियलनेस के लिए, पेड़ों को पकड़ने के लिए। इसलिए आप देखो, घुटनों की बीमारी पूरी दुनिया में एक कॉमन प्रॉब्लम है। बाइपेडलिज्म के कारण जो वुमेन्स का पेल्विस साइज है वो भी छोटा हो गया। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी मदर लेबर पेन ह्यूमंस में सबसे ज्यादा होता है। अरे गाय का बछड़ा तुरंत पैदा होता है, चलना खड़ा हो जाता है। गाय इतना चीखती नहीं है क्योंकि इतना पेन नहीं है, लेबर पेन नहीं है। ह्यूमंस का इतना लेबर पेन है कि हमें सिजेरियन करवाना पड़ता है। दिस इज द एक्सट्रीम पेन। और ये किसके कारण है? बाइपेडलिज्म के कारण, 2 खुरों पे चलने के कारण। और फर्दर सिजेरियन कराना पड़ता है, तो इवोल्यूशन ऐसा हो रहा है कि फर्दर वो पेल्विस साइड छोटा हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। हड्डियां होती है 2, पेल्विस कहते हैं उसे। चलिए, तो दिस लूसी इज ऑस्ट्रोपिथेकस। नेक्स्ट हम आते हैं, अब आ जाते हैं होमो कैटेगरी पे। ऑस्ट्रोपिथेकस का फर्दर डेवलपमेंट हुआ और अब आ गए हम होमो कैटेगरी, हमारे रियल एंसेस्टर। इससे पहले तो बानर समाज में थे हम, कभी चिंपैंजी दिखने वाले आदमी की बात कर रहे थे, कभी एप जैसे दिखने वाले की आदमी की बात कर रहे थे। अब आ गए हम
होमो कैटेगरी पर। पहला होमो जिसका नाम है होमो हैबिलस, बड़ा तेज, हैंडी है, औजार बना लेता है, खाने के लिए औजार बना लेता है। और देखो टूल का नेचर होता है, अभी टूल्स दिखाऊंगा सारे। ये एक रॉक है, मान लो इग्निशियस रॉक है, इसने पत्थर से पत्थर टकराया और टकराने के बाद इसकी फ्लेकिंग करी, एंड प्रोसेस इज नोन एज फ्लेकिंग। फ्लेकिंग के कारण ये टूट गया, फ्लेकिंग के कारण ये टूट गया, और इसके पास एक टूल आया। पहला टूल इज मेड बाय होमो हैबिलस। इस टूल को कहा गया कोर, क्योंकि कोर बचा ना, फ्लेक तो खत्म हो गए, क्या बचा? कोर। दिस कोर इज नोन एज ओर्दोवान टूल्स। क्या कहते हैं इन्हें? किस तरह के औजार हैं ये? ओर्दोवान। लिखते चलो जो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या कहते हैं इस औजार को? ओर्दोवान। इस तरह के टूल्स मिलते हैं, दिस इज ओर्दोवान। फ्लेक निकाल दिए ना इसकी, बहुत तेज है, अब यूं करके मार रहा है जानवर को। आपको पता है हम मेजोरिटी टाइम पता है क्या है? जो होमोसेपियंस पे भी अभी हम आएंगे, अभी तो होमोसेपियन पे आए ही नहीं है। मेजोरिटी टाइम हम हंटर और गैदरर रहे हैं, और मोस्टली मेजोरिटी टाइम हंटर गैदरर में भी वो जो स्कैवेंजर है, जो बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर को मार कर उसको खा के चला जाता है, तो बचा कुचा जाके हम खाते थे। इसलिए इसने ओर्दोवान टूल्स बनाए, उस हड्डी को तोड़ने के लिए, उसका बीच का बोन मैरो खाने के लिए। और आज भी आपने आदत देखी होगी कि लोग हड्डियां चूसते रहते हैं, द इनिग्मा ऑफ बोन मैरो। और इस बोन मैरो के कारण उसके दिमाग का फर्दर डेवलपमेंट हुआ। मुझे ऐसे क्या देख रही है, नवरात्रे चल रहे हैं, मैं क्या पढ़ाऊं ना, अब ऐसे देख रही है। पता है मुझे माता के दिन चल रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक बात तो कर सकते हैं। तो बोन मैरो खा खा के उसके दिमाग तेज हुआ। हाँ, साइंटिफिक स्टडी है बोन मैरो की, कैसे उसका कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ। अरे हम जानवरों के बीच में जानवर थे, ऐसा क्या हुआ कि वी बिकम द प्राइम स्पीसीज ऑफ एंटायर प्लैनेट। अरे प्लैनेट छोड़ो, मार्स पे जाने की बात कर रहा है, मंगल पे कह रहा कॉलोनाइज करूंगा। बाप रे, ऐसा क्या हुआ कि पहले वो जो स्कैवेंजर था, बीइंग हंटेड एनिमल था, वो पता है आपको, आदमी का सबसे ज्यादा हम शिकारी नहीं रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा शिकार हुआ है। इसलिए देखो मोस्टली शिकार रात को होता है, नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा डर हमें रात को लगता है। आपने देखा होगा सुबह सुबह आप खाना अर्जित करने के लिए हंटिंग गैदरिंग करते थे, यानी जो बचा कुचा उसे खाने जाते थे। रात को कोई तो पहरेदारी करेगा आपकी कि जानवर आए आपको खाना जाए। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी ओल्ड एज के लोग होंगे सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, लेकिन टीनेजर पूरे रात जगा रहेगा आज भी। दिस इज द जेनेटिक मेकअप। क्यों? क्योंकि किसी को तो रात में जगना पड़ेगा ना, सुरक्षा के लिए, हंट हो जाओगे तुम। इसलिए टीनेजर रात में, कोई भी बच्चा हो रात में जगेगा, रोएगा रात को, मुंह पे मारेगा थप्पड़ और लाते। और जितने ओल्ड एज होंगे पता नहीं क्या आदत हो सुबह सुबह 3-4 बजे उठने की। इवोल्यूशन। फिर आपने देखा होगा ये इवोल्यूशन ही है कि देखा होगा हम हंट करने जा रहे हैं तो वी कैन बी हंटेड। अरे आप शिकार करने जा रहे हो, आपका भी शिकार हो सकता है। तो मेजॉरिटी टाइम हंटर, इसलिए उसका पेरिफेरल विजन इतना अच्छा होता है, पैटर्न्स को समझता है। पेरिफेरल विजन, जैसे कार चलाएगा तो सारी चीज देखेगा। वुमेन गैदरर होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी कोई यहां पर पेट्रियार्की की बात नहीं कर रहा, थ्योरी है तो बता रहा हूं, मानना हो ना मानना, ठीक है। वुमेन्स क्या होती थी? गैदरर। और गैदरर में प्रिसीजन चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए।
वुमेन्स इसलिए कलर इतना अच्छा आइडेंटिफाई करती हैं, उन्हें पता होता है क्यों, उन्हें आइडेंटिफाई करना कौन सा पार्ट खाना है, कौन सा पार्ट नहीं खाना, कोई किसमें जहर हो सकता है। जबकि मैन इज हंटर, इसलिए उसका पेरिफेरल विजन इतना अच्छा होता है, ड्राइविंग ठीक ठाक कर लेता है। वुमेन्स भी कर लेती है वैसे तो, अब तो इवोल्यूशन हो रहा है, अच्छी ड्राइवर है वुमेन। बस ये है कि एक तरफ देखते रहते, गलती से कार अपने आप खींची चली जाती है, वो ग्रेविटेशन के कारण है। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशन, इट हैज नथिंग टू डू विद द इवोल्यूशन। मजाक था वैसे इधर तो ये भी इवोल्यूशन है। चलिए, तो ये टूल किसने बनाए? होमो हैबिलस। हमारी इंडिया में ऐसे टूल मिले हैं ओर्दोवान। अच्छा, ये ओर्दोवान नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एक ईस्ट अफ्रीका वैली देखेंगे आप, मैप लाया करें अपना, ईस्ट अफ्रीका वैली में एक जगह है ओल्दुवाई, नाम सुना है? ओल्दुवाई गॉर्ज कहते हैं उसे, जगह का नाम है, वहां पे गॉर्ज है, ओल्डोवाई गॉर्ज। गॉर्ज समझते हैं क्या होता है? जहां पानी पहाड़ों को काट काट के गॉर्ज बना देती है, उस ओल्डोवाई गॉर्ज से ये टूल्स मिले हैं, इसलिए इसका नाम ओल्दोवान है। इंडिया में मिले हैं ओल्दोवान टूल्स? यस, मिले हैं। आप सोन वैली जाएंगे, SOAN, पोटवार प्लेटू है ना पाकिस्तान, वहां पे एक नदी बहती है सोन नदी, हाँ पंजाब में, बिल्कुल सही बात है, पंजाब पाकिस्तान की बात कर रहा है ये। उस पोटवार प्लेटू पर हमें ये टूल्स मिले, ओल्दोवान टूल्स। इसलिए इस ओल्दोवान टूल्स को एक कल्चर कहा जाता, सोनियन कल्चर, SOANIAN, सोनियन कल्चर, सोनियन संस्कृति। ठीक है, चलिए आइए। तो होमो हैबिलस इज हैंडीमैन, कुशल आदमी है। कब आया था ये? आज से 20 लाख साल पहले। यानी हमारे जैसे होमो सेपियन कितने साल पहले स्टार्ट हुआ है? 20 लाख साल पहले बस। उससे पहले ह्यूमंस दिखने वाले, होमो जैसे दिखने वाले लोग ही नहीं थे 20 लाख साल पहले। इसे पहला स्टोन टूल बनाया, पत्थर के औजार बनाता था ये। इवन एक साइट मिली है इंडिया में, लिखते चलो, वैसे बाद में बता भी देंगे इस बात को, अतिरम पक्कम, वहां पर हमें टूल्स मिले। तमिलनाडु में है, मद्रास में, अतिरम पक्कम, बहुत फेमस साइट है। चलिए जी, अतिरम पक्कम लिख लो, गुडियम लिख लो, ये टूल्स मिले। ठीक है, तो पहले ओल्डोवान टूल्स बना रहा था। क्या बना रहा था? ओल्डोवान्स। फिर इसने एक और टूल बनाया जिसे कहते हैं अचूलियन टूल्स। ये टूल्स के ऊपर क्लासिफिकेशन है, अभी बता दूंगा कैसे। अचूलियन टूल्स अभी डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये आप देखेंगे होमो हैबिलस भी बना रहा है, इसके बाद जो कैटेगरी होमो इरेक्टस की आ रही है वो भी बना रही है। अचूलियन टूल्स, अचूलियन समझते हैं? एक फ्रांस में एक जगह है अचूलिया, अचूलिया, उस वहां पर टूल्स डिस्कवर हुए, इसलिए नाम है इसका अचूलियन। एक्चुअली में इसी तरह से है, पहली बार कोई साइट डिस्कवर होती है ना, बाकी की सारी साइट का नाम उसी पर रख दिया जाता है। जैसे हड़प्पा, तो चाहे मोहनजोदड़ो में भी साइट मिलेगी, उसका भी नाम क्या रख देते हैं हम? हड़प्पा। तो अचूलियन टूल्स मिले। ये अचूलियन टूल्स कैसे बनते हैं? जैसे ओर्दोवान देखा है ना आपने, ओर्दोवान को फर्दर आप हैंड एक्स की तरह बना दो, हैंड एक्स की तरह, यानी जो फ्लेकिंग हुई है उसे और साफ कर दो, ऐसा कर दो कि वो हैंड से अच्छे से पकड़ सके, हैंड की कुल्हाड़ी बना सके। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हैंड एक्स। ये हैंड एक्स अचूलियन ही अतिरम पक्कम में मिले, लिख लेना। ओर्दोवान की फर्दर इंप्रूवमेंट टूल्स है ये। हाँ, तो डिस्कवर किसने करा था अभी स्टोन एज में देखेंगे, लेकिन मिले कहां सबसे ज्यादा? अतिरम पक्कम एक साइट है, गुडियम एक साइट है, वहां मिले हैं। ठीक है, ये सब पूछे यूपीएससी ने 5 बार क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं क्या प्यार है। ठीक है, अब इसका क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन बढ़ता जा रहा है। जैसे गाय की क्रेनियल कैपेसिटी होती है कितनी? 250 से 300 सीसी। अपने कितने सीसी का इंजन है?
1400 का, समझ में आया? एनर्जी खाता रहता है। 1400 सीसी का इंजन। इस ब्रेन साइज से ही पता चलता कितने इंटेलिजेंट हो। और यही तो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन है, ब्रेन के साइज का बढ़ना। एंड ही बिकम द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। जिस लायन से, जिस टाइगर से उसे डर लगता था, आज टेम करके दूध पिला रहा है उसे, कह रहा ले फेंक के देता मांस, ले खा जा। और एक समय पर उसे डर लगता था, ठीक है, बिलाई प्रजाति से, कैट, लायन, टाइगर। अभी हम देखेंगे कि मोस्टली अर्लियर एनिमल, आप देखो अर्लियर होमो, ये जंगलों में नहीं जा रहा, प्लेन्स में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा प्लेन्स में? जंगल ज्यादा होते हैं, एनिमल्स ज्यादा होते हैं। ये कहां रह रहा है? पहाड़ों की तलछटी पर। क्यों? पत्थर होते हैं वहां पर, जंगल ज्यादा नहीं होते। जैसे ऋषिकेश, पत्थर ज्यादा है ना, वो प्रोटेक्टेड रह सकता है। जंगलों में जाएगा तो मरेगा मरेगा। इसलिए प्लेन्स में नहीं मिले इतने। कहां मिलते हैं? पहाड़ों के पास, किसी लेक्स के पास। वो लेक्स जहां आप देखो डेजर्ट्स के एरिया में, उन जगह इसके रेमनेंट ज्यादा मिले हैं इन होमोस के। चलिए नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जीने वाला आदमी, भागने वाला आदमी। अब होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस बाइपेडल तो था, लेकिन उसमें बाइपेडलिज्म थी। वो परमानेंट खड़ा नहीं रहता था। समझो इस बात को। होमो हैबिलस बाइपेडलिज्म तो थी, लेकिन परमानेंट खड़ा नहीं होता था। ऐसे तो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, ऐसे डॉग, टॉमी, रॉकी, बिलाई भी खड़ी हो जाती है। बिलाई से मुझे बहुत डर लगता है, बिलाई अच्छी होती है। चलो इधर देखो, तो वो बाइपेडल, होमो हैबिलस बाइपेडल तो था, लेकिन परमानेंट बाइपेडल नहीं था। नेक्स्ट आदमी आया होमो इरेक्टस, सीधा मानव। नाम ही सीधा मानव है, परमानेंट सीधा खड़ा रहता है। और सबसे ज्यादा जिया है। अरे सबसे ज्यादा जीने वाला आदमी है, 10 लाख साल जिया है। कम होता है 10 लाख साल। हम 2 लाख साल पहले आए हैं, 21वीं शताब्दी के एंड तक हमारा ये कह रही आईपीसीसी अस्तित्व खत्म कर लेगा आदमी। इतना पाखंडी है। 21वीं शताब्दी के एंड तक, बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, कितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी कि इसे हीट चैम्बर बना देंगे हम। इतना पोल्यूशन रिलीज कर रहा है वो। और ये हमसे कितना साल जिया? 10 लाख साल। बहुत होता है इतना। चलिए, तो आप ये समझिए कि दिस इज द मोस्ट लिव्ड होमो। और इसके जो फॉसिल्स हैं, वो इसके जो फॉसिल्स हैं राउंड द कॉन्टिनेंट हर जगह मिल रहे हैं हमें, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। वहां तो रिसर्च हुई नहीं है, तो आई डोंट से एनीथिंग। हर जगह मिल रहे हैं। इंडिया में भी एक सुना होगा आपने, एक हथनोरा, एक विलेज है हथनोरा, मध्य प्रदेश में। वहां में स्कल मिला, जिसे कहते हैं नर्मदा मैन। क्या ना कहते हैं? स्कल मिला, स्कल, खोपड़ी। अरुण सोरकिया थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। वो स्कल मिला था। वो भी क्या है? होमो इरेक्टस, नर्मदा मैन। बाद में पता चला वो वुमेन निकली, तो नर्मदा ह्यूमन कहते हैं हम। पता चला मैन कहे, यूपीएससी का ही नहीं, तो वो तो वुमेन थी, तो नर्मदा ह्यूमन। एक ने तो पूरी बुक लिख दी, द लोनलीनेस ऑफ नर्मदा मैन। तो बाद में जब पता चला होगा वो वुमेन निकली है, सारी बुक खराब हो गई। उसने पता लोनलीनेस लिख दी उसकी, कि अकेला रहता था। अकेला तो रहता ही नहीं था। आदमी अकेला नहीं रहता आया है। क्यों? हमारे यहाँ हर्ड मेंटेलिटी क्यों है? आपको पता है हमारी हर्ड मेंटेलिटी क्यों है? जैसे हम भगदड़ कर देते हैं, एक भाग रहा तो सारे उसके पीछे भाग जाते हैं। देखा होगा, एक जो काम कर रहा सारे वैसे ही काम करेंगे।
क्यों? मैन इज सो मच हर्ड, बेस्ड ऑन हर्ड मेंटेलिटी। एक शेयर में इन्वेस्ट करेगा तो सारे आ जाएंगे, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। जैसे शेयर मार्केट में हर्ड मेंटेलिटी देखने को मिलती है। क्यों ऐसा है? गोल्ड खरीदेंगे तो सब गोल्ड खरीदेंगे, शादी करेंगे तो पूरा एक शादी का सीजन बना लेंगे। क्यों ऐसा है? क्यों हर्ड मेंटेलिटी है? क्योंकि हम कम्युनिटी, हम हंटर नहीं थे, हम बीइंग हंटेड थे, तो हमें प्रोटेक्ट करना है खुद को। हार्ड में और चोट लगने का मतलब, ग्रुप से अलग जाने का मतलब, बीमारी होने का मतलब, यमराज इज वेटिंग फॉर यू। इस समय तक जितनी भी स्कल हमें मिली है और चोट लगी हुई उसमें, वो आदमी जीवित जी नहीं सकता। अभी तक कोई ऐसा उपचार नहीं आया है। चोट लगने का मतलब यमराज नचिकेत से आपका हिसाब ले रहा है। नचिकेत से नहीं, वैसे तो नचिकेत तो और यम का तो वाद विवाद हुआ था कठोपनिषद में। यमराज के सहपाठी को क्या कहते हैं? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त से हिसाब ले रहा है, नचिकेत से नहीं। नचिकेत तो क्वेश्चन पूछ रहा था, बच्चा था उस समय। आ जाओ। तो डेट इज होमो इरेक्टस, सबसे ज्यादा जिया है। ये इजीली डाइजेस्ट कर पाता था न्यूट्रिएंट को, इसका ब्रेन साइज भी फर्दर इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट जो हमारा आया, द मोस्ट इंटेलिजेंट भी कहते हैं लोग इसे, नियंडरथल। क्या नाम था इसका? नियंडरथल। और यूरेशिया, तिब्बत के प्लेटू में, पामीर के प्लेटूज में, पामीर के पहाड़ों पर, पहाड़ों की तलछटी पे, पहाड़ों पे नहीं, पहाड़ों की तलछटी यानी जो बेस एरिया होता है, वैलीज होती हैं। यूरेशिया से हमें एक और प्राणी, एक और एंसेस्टर मिला है, डेनिसोवन। अब नियंडरथल हमें मिलता है यूरोप के रीजन में, ठंडी जगह से जो आ रहा है। अभी ठंड खत्म नहीं हुई है, आइस एजेस खत्म नहीं हुई है, 4 आइस एजेस चल रही हैं, गुंज, मिंडर, रिस एंड वुर्म। लास्ट आइस एज क्या रही है? वुर्म। अब आइस एज, हिमयुग खत्म नहीं हुआ है। तो यहां ठंड में रहने वाला, छाती जिसकी चौड़ी है, नाक जिसकी चपटी है, हाइट जिसकी छोटी है, आदमी, इसकी एवरेज हाइट, जो हाईएस्ट हाइट है नियंडरथल की, 5 फीट है। ह्यूमन बींग्स की जो सबसे लोएस्ट हाइट है, मतलब द लोएस्ट हाइट है, वो 4 के करीब है। अब ये मत कहना मैंने बोना भी देखा भाई, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। ठीक है, लिख लो, गुंज, मिंडल, रिस एंड वुर्म। चले आगे, स्क्रिबल करते जा रहे हो? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं? नेक्स्ट, नियंडरथल। नियंडरथल ठंड में रहने वाला, छाती इसकी चौड़ी है, लंबाई इसकी छोटी है, नाक इसका चपटी है, दिमाग इसका ज्यादा है। पहली बार नियंडरथल आदमी ने, हमें यहां ग्रेव गुड्स मिल रहे हैं, नियंडरथल यूज कर रहा। ग्रेव गुड्स क्या होते हैं? जब आदमी को दफनाया जा रहा है और उसको दफनाने के साथ उसके साथ कुछ चीजें भी डाली जा रही हैं, दैट इज नोन एज ग्रेव गुड। ग्रेव गुड का परफेक्ट एग्जांपल है पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड्स, जो बहुत बाद में बनेंगे, अभी बाद में आएंगे इजिप्ट के पिरामिड में। तो ग्रेव गुड मिल रहे हैं। दिस मैन बिलीव्स इन सुपरस्टिशन, बिलीव्स इन गॉडली फिगर। द लाइफ इज अनसर्टेन, और लाइफ इज अनसर्टेन, तो वी बिलीव इन ऑलमाइटी, वी बिलीव इन सुपरस्टिशन। आदमी अब पैटर्न समझ रहा है। क्या समझ रहा है? पैटर्न। क्या है ये? अनसर्टेनिटी है, तो उम्मीद के लिए क्या चाहिए उसे? भगवान, ऊपर वाला। एंड ये उम्मीद ही है, ये सुपरस्टिशन ही है जो पार्ट एंड पार्सल रहा है आदमी का। हम पता है कितने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं कि इवन अगर एक रेड कपड़ा है और रेड कपड़े में हमारा दिन खराब हो गया तो दोबारा रेड नहीं पहनते हैं। हम स्टार्स में पैटर्न ढूंढते हैं, हम फोन के नंबर में पैटर्न ढूंढ रहे हैं। द लाइफ इज अनसर्टेनिटी, तो मैन बिलीव्स इन पैटर्न। उसके पीछे का दिमाग पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, उसके फ्रंट का, ये ऊपर का दिमाग
सोशल रिलेशन बनाता है, उसका फ्रंटल लोब इंटेलिजेंस देता है, उसे सोचने समझने की शक्ति देता है। और देखेंगे होमो सेपियंस का क्या मतलब होता है। इट मीन्स अ थिंकिंग एनिमल, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता समझता हूं इसलिए मेरा एग्जिस्टेंस है। मैंने कहा ना कुकुर और हम में डिफरेंस है। कुकुर को 5 रोटी दोगे, 2 की भूख है, 2 खाएगा, 3 छोड़ जाएगा। कुकुर मतलब कुत्ता, मतलब टॉमी, मतलब रॉकी। हमें 5 रोटी दोगे, 2 की भूख है तो 2 खा लेंगे, 3 पैक कर लेंगे। ही जो थिंकिंग एनिमल, सोचता समझता है उस फ्रंटल लोब के कारण। पैटर्न को समझता है, समझ रहा है, दूर से अगर मान लो कोई बॉल आ रही है तो समझ जाता है कहां आके कैच करना है। बंदर कैच नहीं कर सकता ऐसे, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। तो ये निएंडरथल वो पैटर्न समझ रहा है, सुपरस्टिशन में बिलीव रखता है, समझता कुछ तो है। लाइफ इज अनसर्टेन, तो उम्मीद का सहारा क्या हो, सुपरस्टिशन। तो उम्मीद कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है, दिस इज नेसेसरी। निएंडरथल फर्दर, निएंडरथल ब्रॉश ये चौड़ी है। अब देखो निएंडरथल का भी अस्तित्व खत्म हो गया। ये हमसे मॉडर्न आदमी था, यानी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं इसमें बीमारी, मतलब आपके जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है इनमें बीमारियां ज्यादा थी। इवन जो जेनेटिक बीमारियां हमारे अंदर भी आई हैं, वो किससे आई हैं, निएंडरथल। जेनेटिक बीमारियां कहां से आई हैं, निएंडरथल। जेनेटिक समझते हो ना, जो पूर्वानुगत होती है, जेनेटिक होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होती है। फर्दर एक और हमें 2010 में एक और मानव मिला है निएंडरथल जैसा, क्योंकि निएंडरथल यूरेशिया में मिला, यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया, यूरोप वाला एरिया, साइबेरिया, कजाकिस्तान, इस एरिया में। इंडिया में निएंडरथल नहीं मिला है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में हमें डेनिसोवन मिलता है। साथ के साथ लॉस्ट कजन, दोनों हमारे लॉस्ट कजन है, चाचा के लड़के हैं। और कितने लोग कहते भी हैं कि निएंडरथल को क्या पता हमने मारा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि हमने अगर माना, देखो बात यह है, ही इज मोर रेशनल पर्सन। बात है निएंडरथल आर मोर रेशनल पर्सन। रेशनैलिटी जरूरी नहीं है आपको जीने देखो, रेशनैलिटी जरूरी नहीं है आपको सरवाइव करवा जाए। लेकिन आदमी जो अपनी निहित कल्चर लेके आ रहा है, वो उससे सरवाइव करा देता है। जैसे मैं अगेन कह रहा हूं, दंगे हो रहे हैं, और दंगों में आपको पता है, आपको रेशनल आदमी क्या करेगा, अरे मैंने थोड़ी ना दंगे करवाए, मैं क्यों दंगे में जाऊं। आप चल रहे, ऊपर से ईंटा आया, आपका सर फट गया, तो रेशनल आदमी कहेगा चलो चलते, मैंने थोड़ी दंगा करवाया, मुझे क्यों मारेंगे। इर्रेशनल आदमी कहेगा नहीं, सांप्रदायिकता में कुछ भी पॉसिबल है। दो कंट्री आपस में युद्ध लड़ रही है, वॉर कर रही है। आपने कहा नहीं नहीं पीस की बात करते हैं, ये करते हैं, पंचशील लेके आते हैं, चाइना आपके बॉर्डर पे घुस गया। तो जरूरी नहीं है रेशनैलिटी आपको सरवाइव कराए, कितनी बार यू हैव टू बिकम रेशनल। तो मॉडर्न ह्यूमन सेपियन इज मोर इरेशनल, निएंडरथल्स आर रेशनल। इसलिए भी कहा जाता अंधविश्वास, कल्चर, रिलीजन, धर्म, ये आदमी के अस्तित्व के साथ आया है, और इसी के कारण वो सरवाइव कर रहा है। प्राइम स्पीसीज है प्लानेट की, वन ऑफ द रीजन ये भी है, दे आर मोर रेशनल देन अस। चलिए, डेनिसोवन भी 2010 में मिला। इन्होंने पता है क्या पूछा, 2023 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, डेनिसोवंस आर, कितना बच्चा क्वेश्चन, क्या है ये, एंचेस्टर है, होमो की कैटेगरी के लीनिएज है। हाँ जी, तो दीज आर ये दे आर डेनिसोवंस। अभी 2010 में मिला है टिबेटियन के हाई अल्टीट्यूड में, और जो पहाड़ी आप देखेंगे, जो हिमालय का रीजन है, वहां पे डेनिसोवंस हमें देखने को मिले हैं।
हाँ जी, अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट होमो सेपियंस। अब मैं आपसे कहूं दुनिया में, सुनो सुनो सुनो, दुनिया में आप ये कहो कि सबसे अच्छा खाना कौन बनाती है, तो हर किसी के लिए उसकी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती होगी। सबको पता है 5 स्टार में जो शेफ बैठे हैं वो अच्छा ही खाना बनाते होंगे। शेफ बैरा और सर्वेंट में फ़र्क है, ठीक। 5 स्टार में शेफ बे जो बैठे हैं अच्छा ही खाना बनाते होंगे, फिर भी आपकी माँ आपके लिए सबसे अच्छा खाना बनाती है, क्यों? बीइंग इरेशनल इज अ मोर लॉजिकल। ये आपका सच है, ठीक है। चलिए बाद में बात करेंगे उस बारे में डिबेट पे। नेक्स्ट होमो सेपियन, द मॉडर्न ह्यूमन, आधुनिक मानव, हम जैसा। ये इतना तेज तो नहीं है निएंडरथल की तरह, लेकिन इसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये ग्रुप में रहता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंट समझता है, ग्रुप लिविंग है इसकी, सोसाइटी समझता है, डरता है। डर मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा रीजन है, हम आज भी जिंदा हैं। समझ में आया आपको? छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी पलंग से नीचे उतरते हुए डरता, हाइट से डरता है। ये डर है जो उसे सरवाइव कराता है, ये डर है जो हमें बताता है बिजली के तारों को नहीं छूना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये डरता था, निएंडरथल की तरह बेबाक नहीं था, इरेशनल था, ग्रुप में रहना जानता था, सोसाइटी बिल्ड करेगा आगे, ग्रुप में शिकार करेगा, होमो सेपियन। और आज देखो मंगल पे जाने की बात कर रहा, कह रहा कॉलोनी बना दूंगा पूरी। छोटी बात है क्या? किसी ने सोचा, हमारे पूर्वज ने सोचा होगा कभी? जो हमें रामा पिथेकस, शिवा पिथेकस पढ़ रहे हैं, इन्होंने कभी सोचा होगा मंगल? जो मंगल तुम्हारे जीवन में आ जाता है, तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, उसी मंगल पे कॉलोनी बना लोगे? हैं? कल को कहेगा शनि पर, कहेगा शनिच्चर नहीं चढ़ रहा है, ये शनिच्चर पे ही जा रहा है। दुनिया कहां से कहां निकल गई है। अरे अभी भी सोच रहा है मंगल ग्रह का प्रभाव है, ठीक है। चलो मैं कह रहा ना, चाइना बना रहा डीप सीक, यूएसए बना रहा है ग्रोक, चैट जीपीटी, हम बना रहे एस्ट्रोटॉक। बात कर ले। आओ, तो होमो सेपियन ही इज आधुनिक मानव, सोसाइटी में रहना जानता है, और इसने अपने आप को ग्लोबल स्प्रेड करा, जटिल भाषाओं का निर्माण करेगा, सोच का निर्माण करेगा। थिंकिंग एनिमल, सेपियंस इज थिंकिंग एनिमल। तो होप आपको जितने भी थे अभी तक वो समझ में आए होंगे। आगे कहो तो चलते हैं अब टूल्स की, और इनकी बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। थोड़ा बहुत इवोल्यूशन हमने देख लिया, क्वेश्चन आएंगे इससे बन जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ये भी आपको हम ही पढ़ा रहे हैं, पूरी इंडिया में यूपीएससी में कोई नहीं पढ़ाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। पता होगा जिन्होंने इधर उधर देखा भी हो यूट्यूब पर, आई नो किसका क्या लेवल है। तो दिस इज इनफ, जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बन सकते हैं। नॉलेज इससे बहुत ज़्यादा है बताना चाहूँ तो, लेकिन अगेन दिस इज नॉट नेसेसरी यूपीएससी के लिए, दिस इज इनफ। चलें आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने, ये सब तो करा ही लिया, ये पढ़ने के लिए दिया है, जाके इसे पढ़ लेंगे। अच्छा एक चीज है, कुछ लोग कहते हैं, अब एक तो आप ये समझ लो, कभी आप इवोल्यूशन ऑफ मैन देखेंगे तो उसमें दिखा होगा चिंप जैसा बंदा, धीरे धीरे वो काले से गोरा हो जाता है, कम बालों, ज्यादा बालों से उसे कम बालों वाला हो जाता है। रेसिज्म है टोटल। ऐसा नहीं था, निएंडरथल के शरीर पर ज्यादा बाल थे और वो काला था, लेकिन ओल्डर ह्यूमंस को काला इसलिए दिखाया जाता है बिकॉज ये यूरोप का रेसिज्म है और कुछ भी नहीं है, रंग भेद का स्टाइल है। इसलिए इवोल्यूशन में हम देखते हैं कि जो पहला आदमी है वो बानर जैसा है, अफ्रीका से हुआ ना उसका, साहिल पिथेकस अभी हम देख रहे थे, और जैसे जैसे वो मॉडर्न हो जाता है, चश्मा लगाता है रेवन का,
मॉडर्न मैन, सोफिस्टिकेटेड। तो वो मॉडर्निटी आप जो देखते हैं वो यूरोपियन मॉडर्निटी है, जिसमें कहा जाता पीछे की रेस काली थी, ज़्यादा बाल वाली थी, ऐसा नहीं। अब हम देखते हैं निएंडरथल्स, वो ऐसे नहीं थे, ब्रॉड चेस्ट थे, गोरे थे, टेम्परेट रीजन से आते थे, ठंडे इलाके से। चलिए जी, ये सब हो गया हमारा, ये सब एक सारे भेज दिए हैं हमने, इन्हें आप पढ़ लेंगे, ये सब दे रखा है। अब दो थ्योरी पर हम जरा फोकस करना चाहते हैं कि हमारा स्पेशिएशन क्यों हुआ होगा, यानी सारी प्रजाति खत्म हो गई, होमो ही बचे, होमो सेपियंस ही बचे, हम ही बस इंटेलिजेंट थे। अच्छा एक चीज और, आपके पूर्वज ज्यादा इंटेलिजेंट थे, आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, सो ऑब्वियस है इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गफलत है जो आप कहते हो कि आपकी प्रीवियस जनरेशन बहुत समझदार थी, आप कम समझदार हो। इन्वायरमेंट की वो परवाह नहीं करते थे, चूल्हे की रोटी उन्हें आज भी पसंद है, ठीक है। यू आर मोर इंटेलिजेंट, यू आर मोर सोफिस्टिकेटेड, है ना। द गोल्डन पीरियड लाइज इन द फ्यूचर, नॉट इन द पास्ट, सच बात है ये। गोल्डन पीरियड जो है ये फ्यूचर में है, पास्ट में थोड़ी ना है। इसलिए हम क्यों फोकस कर रहे हैं मैंने अपने यूथ पर, क्यों यही फ्यूचर है। पुराने वालों से क्या उम्मीद करेंगे आप। गोल्डन पीरियड लाइज इन द फ्यूचर। आइए अब दो थ्योरी हैं जो ह्यूमंस को लेकर है, एक है रिप्लेसमेंट थ्योरी, एक है इंटरब्रीडिंग थ्योरी। एक कहता होमो सेपियंस जो आए वो कैसे आए, एक ने दूसरे को रिप्लेस करा, जो इनकम्पैटिबल था, इन्वायरमेंट में सस्टेन नहीं कर पाया, फैक्टर एंड रिसोर्सेज यानी फूड और रिसोर्सेज, फैक्टर रिसोर्सेज जो थे उसमें अपने आप को समाहित नहीं कर पाया, वो टपक लिया। और जो कर पाए वो जिंदा है, लेक्चर ले रहे हैं यहां पर। दैट इज रिप्लेसमेंट थ्योरी, कि किसने किसको रिप्लेस करा, एक ने दूसरे को रिप्लेस करा। इवन हमें निएंडरथल के रिब्स में कुछ एरो मिल रहे हैं, अब वो खुद तो रिब्स में एरो डालेगा नहीं, किसी ने तो डाले होंगे। तो कुछ निएंडरथल्स के रिब्स में जो एरो मिल रहे हैं, ये कहा जाता है कि निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच में लड़ाई रही होगी, और होमो सेपियंस के ग्रुप ने, झुंड ने, हर्ड मेंटालिटी ने निएंडरथल को, दैट इज रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये ज्यादा कंट्रास्ट, मतलब ये ज्यादा मानते नहीं है आजकल। नेक्स्ट थ्योरी जो आई है वो इंटरब्रीडिंग थ्योरी है, कि हमारे यहां सबके जीन हैं, चिंपैंजी की भी जीन है हमारे यहां, हमारे पास। कैसे हम कहते हैं हम चिंपैंजी हमारा पूर्वज रहा है, हमारे चाचा का लड़का है, कैसे कहते हैं, चाचा का लड़का है ना चिंपैंजी, कैसे जीन मिलते हैं। निएंडरथल के भी जीन्स हैं हमारे में, डेनिसोवंस के भी जीन्स हैं। तो दैट इज नोन एज इंटरब्रीडिंग थ्योरी, अंतर प्रजनन सिद्धांत, कि मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी से एक कॉम्प्लेक्स आया, होमो सेपियन, तेज तर्रार अय्यार चलाक, दैट इज इंटरब्रीडिंग। ये ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। इवन जब निएंडरथल के डीएनए एनालिसिस करे गए तो देखा गया 4% निएंडरथल के डीएनए नॉन अफ्रीकन्स में है, 6% डेनिसोवन के डीएनए मेलिनेशियंस यानी मलेशियन आइलैंड ग्रुप है, उसमें है, जो मलेशिया आता है, इंडोनेशिया एंड सो एंड सो फोर्थ। 3% किसमें है, एशियंस में है, और 2% डीएनए इनके यूरोपियंस में है। इंटरब्रीडिंग थ्योरी, और इसलिए कहते हैं कि निएंडरथल से बहुत सारी बीमारी हमारे अंदर आई है।